नमस्कार, हमारे इग्नू ऑडियो बुक्स चैनल पर आपका स्वागत है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, स्कूल ऑफ कंटिन्यूइंग एजुकेशन SOCE, डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन DIS, हिंदी। DIS 2 बाल स्वास्थ्य एवं पोषण रिवाइज्ड। खंड 1 पोषण और स्वास्थ्य, एक परिचय। इकाई 1 पोषण की संकल्पना। 1.1 प्रस्तावना। भोजन हमारे जीवन में एक निर्णायक भूमिका अदा करता है। यह हमें जीवित रखता है व हमारा भरण पोषण करता है। दूसरे शब्दों में, ये जीवनदाता है। उचित मात्रा में सही प्रकार का भोजन खाना स्वस्थ रहने के लिए आवश्यक है। इस इकाई में हम भोजन और इसके कुछ घटकों के विषय में चर्चा करेंगे। हम ये भी विश्लेषण करेंगे कि भोजन हमारे जीवित रहने के लिए क्यों आवश्यक है। इसके साथ ही साथ आपको पोषण शब्द से भी अवगत कराया जाएगा। भोजन और शरीर द्वारा भोजन के उपयोग के वैज्ञानिक अध्ययन को पोषण कहा जाता है। पोषण संबंधी अध्ययन में हमें कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, जैसे कि स्वस्थ रहने के लिए क्या क्या और कितनी मात्रा में खाना चाहिए। उदाहरण के लिए, एक शिशु को कितनी मात्रा में और किस प्रकार का भोजन देना चाहिए। शाला पूर्व उम्र के बच्चे या गर्भवती स्त्री को कितनी मात्रा में और किस प्रकार का भोजन खाना चाहिए। बहुत अधिक या बहुत कम भोजन खाने से क्या होगा। उद्देश्य। इस इकाई को पढ़ने के बाद आप भोजन, पोषक तत्व और पोषण शब्दों को परिभाषित कर सकेंगे। भोजन के कार्यों का वर्णन कर सकेंगे। शरीर में भोजन के उपयोग के बारे में सरल भाषा में बता सकेंगे। भोजन के सामाजिक, सांस्कृतिक, मनोवैज्ञानिक और आर्थिक पहलुओं पर प्रकाश डाल सकेंगे और भोजन, रोग और स्वास्थ्य के बीच परस्पर संबंध की चर्चा कर सकेंगे। 1.2 भोजन और उसके कार्य। भोजन क्या है? आइए इसके बारे में पढ़ें। भोजन शब्द का संबंध ऐसे किसी भी पदार्थ से है जो शरीर का पोषण करता है। भोजन में वे सभी ठोस, अर्ध ठोस और तरल पदार्थ शामिल हैं जो खाए जा सकते हैं और जो शरीर को पौष्टिकता प्रदान करते हैं व उसे स्वस्थ रखते हैं। हम सभी जानते हैं कि भोजन शरीर की एक मूलभूत आवश्यकता है। कभी आपने विचार किया है कि ऐसा क्यों है? भोजन इसलिए आवश्यक है कि क्योंकि इसमें कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो हमारे शरीर के लिए महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। भोजन से प्राप्त होने वाले इन अनिवार्य पदार्थों को पोषक तत्व कहते हैं। यदि ये पोषक तत्व हमारे भोजन में उचित मात्रा में विद्यमान नहीं हो, तो इसके परिणामस्वरूप अस्वस्थता या कई बार मृत्यु तक हो सकती है। भोजन में केवल पोषक तत्व ही नहीं होते। इसमें पोषक तत्वों के अलावा कुछ अन्य पदार्थ भी होते हैं जिनको अपोषक तत्व, नॉन न्यूट्रिएंट्स कह सकते हैं, जैसे कि भोजन को उसकी विशेष गंध और रंग प्रदान करने वाले पदार्थ। चूंकि ये हमारे शरीर में कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाते, इसीलिए इन्हें अपोषक तत्व कहते हैं। इस प्रकार भोजन विभिन्न पोषक तत्वों और अपोषक तत्वों का जटिल मिश्रण है। भोजन के कार्य। पोषक तत्वों और अपोषक तत्वों का लक्षण है। वाई अब तक तो आप इस तथ्य से परिचित हो गए हैं कि भोजन में अनेक पोषक तत्व होते हैं। वस्तुतः 40 से भी अधिक अनिवार्य पोषक तत्व हैं जो हमारे द्वारा खाए जाने वाले भोजन से हमें प्राप्त होते हैं। इन पोषक तत्वों को इनकी कुछ समान विशेषताओं के आधार पर निम्नलिखित मुख्य वर्गों में बांटा जा सकता है। ये वर्ग हैं प्रोटीन, कार्बोज, वसा, विटामिन, खनिज लवण तथा जल। जल केवल एक महत्वपूर्ण पोषक तत्व ही नहीं है, बल्कि इसे भोजन का भी दर्जा दिया गया है। इस पहलू के बारे में आप इस पाठ्यक्रम के खंड 2 की इकाई 4 में विस्तार से पढ़ेंगे। प्रत्येक पोषक तत्व की विशिष्ट शरीर क्रियात्मक, फिजियोलॉजिकल भूमिका होती है। यहाँ शरीर क्रियात्मक भूमिका से तात्पर्य भोजन द्वारा प्राप्त पोषक तत्वों के शरीर के विशिष्ट कार्यों को बनाए रखने में योगदान देने से है। शरीर क्रियात्मक कार्य के अतिरिक्त भोजन के सामाजिक और मनोवैज्ञानिक, साइकोलॉजिकल कार्य भी होते हैं। भोजन के कार्य। ऊर्जा प्रदान करना। सामाजिक। शरीर निर्माण, सुरक्षा, कवच। शरीर क्रियात्मक, नियंत्रण। मानसिक। आइए अब भोजन के प्रत्येक कार्य के बारे में विस्तार। शरीर क्रियात्मक कार्य। भोजन के शरीर क्रियात्मक कार्य हैं ऊर्जा प्रदान करना, शारीरिक वृद्धि व निर्माण में सहायता करना, शरीर का बीमारियों से बचाव करना व शरीर की क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाना। योजक चिन्ह। हमें अपने जीवन में हर क्षण विभिन्न क्रियाओं के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जैसे उठने, बैठने, चलने, दौड़ने, घर के कार्यों और अन्य कई कार्यों को करने के लिए। इसके अतिरिक्त हमारे शरीर के अंदर और भी कुछ क्रियाएं हर क्षण निरंतर होती रहती हैं, जैसे दिल का धड़कना, आंतों का सिकुड़ना, फेफड़ों का फैलना और सिकुड़ना आदि, जिनका हमें हर समय आभास भी नहीं होता। शरीर को इन आंतरिक क्रियाओं के लिए भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा देने का ये कार्य मुख्य रूप से 2 पोषक तत्वों कार्बोज और वसा द्वारा किया जाता है। इसके अतिरिक्त
शरीर की वृद्धि और टूट फूट की मरम्मत के लिए भी भोजन आवश्यक है। वृद्धि शब्द से तो आप परिचित ही हैं। इसका अर्थ है शरीर के विभिन्न भागों के आकार, माप में बढ़ोतरी। यह वृद्धि कैसे होती है? जैसा कि आप जानते हैं, हमारा शरीर कोशिका, सेल नामक लाखों इकाइयों से बना है। शरीर की वृद्धि के दौरान शरीर में नई कोशिकाएं बनती हैं। इसके साथ साथ पुरानी कोशिकाओं के आकार में भी वृद्धि होती है। दूसरी ओर, हमारे शरीर में कोशिकाएं टूटती और नष्ट भी होती रहती हैं। इन टूटी कोशिकाओं को ठीक करना और नष्ट हुई कोशिकाओं के स्थान पर नई कोशिकाओं का निर्माण करना मरम्मत का कार्य कहलाता है। वृद्धि और मरम्मत दोनों के लिए ही प्रोटीन अनिवार्य है। यदि हम किसी व्यक्ति के शैशवावस्था से वयस्क होने तक उसकी ऊंचाई और वजन में हुई अत्यधिक बढ़ोतरी को देखें, तो हम वृद्धि एवं विकास में प्रोटीन की भूमिका को जान सकते हैं। भोजन का अन्य महत्वपूर्ण शरीर क्रियात्मक कार्य है। शरीर का बीमारियों से बचाव करना, सुरक्षात्मक कार्य, प्रोटेक्टिव फंक्शन, और शरीर की विभिन्न क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाना, रेगुलेटरी फंक्शन। आइए पहले सुरक्षात्मक शब्द का अर्थ जानें। यहाँ सुरक्षात्मक से अभिप्राय है संक्रमणों से बचाने के लिए उत्तरदायी शरीर के तंत्रों, बॉडी सिस्टम्स के समुचित रूप से कार्य करने में भोजन की भूमिका। यदि व्यक्ति को संक्रमण या अन्य किसी किस्म की बीमारी हो जाए, तो भोजन और उसमें पाए जाने वाले पोषक तत्व उस व्यक्ति को जल्दी स्वस्थ होने में सहायक होते हैं। उचित आहार न लेने वाले व्यक्ति को स्वस्थ होने में अधिक समय लगेगा, वो अपेक्षाकृत जल्दी बीमार भी होगा। भोजन के शरीर की क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने वाले कार्य से तात्पर्य है शरीर की प्रक्रियाओं को नियंत्रित करने में भोजन की भूमिका। जैसा कि आप जानते हैं कि शरीर के अंदर बहुत सी प्रक्रियाएं निरंतर होती रहती हैं, जैसे कि दिल का धड़कना, शरीर के तापमान को स्थिर बनाए रखना, मांसपेशियों का सिकुड़ना आदि। ये सभी प्रक्रियाएं नियंत्रित होती हैं। उदाहरण के लिए हमारे शरीर का तापमान 98.4 डिग्री फे या 37 डिग्री से ही रहता है। इसी प्रकार हृदय की धड़कन की दर भी नियंत्रित रहती है। शायद आप ये भी जानते ही होंगे कि शरीर में विभिन्न रासायनिक अभिक्रियाएं, केमिकल रिएक्शंस भी होती रहती हैं। इन रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा जटिल पदार्थ टूटकर सरल रूप में बदल जाते हैं। इसी प्रकार एक या अधिक सरल पदार्थ मिलकर जटिल पदार्थों का निर्माण करते हैं। इस विषय को आप अगले खंड की इकाइयों 4 से 7 में पढ़ने के बाद और अच्छी तरह से समझ पाएंगे। इस रासायनिक अभिक्रियाओं की गति शरीर की आवश्यकताओं के अनुसार नियंत्रित होती है। विटामिन और खनिज लवण सुरक्षात्मक कार्य और शरीर की क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने का कार्य। पहले ऐसा देखा जाता था कि कोई भी व्यक्ति अपने से निम्न सामाजिक स्तर के व्यक्ति के साथ कभी भी भोजन नहीं करता था, मगर अब इस सोच में परिवर्तन आया है, विशेषकर शहरों और नगरों में रहने वाले व्यक्तियों में। उदाहरण के लिए, किसी भी सामाजिक स्तर की पृष्ठभूमि वाला व्यक्ति किसी भी होटल में या रेस्टोरेंट में खाना खा सकता है, बशर्ते कि उसके पास खाना खाने के लिए पैसे हों। योजक चिन्ह डॉट। विश्व भर में भोजन प्रत्येक उत्सव और त्योहारों का अभिन्न अंग होता है। आपने देखा होगा कि किसी भी खुशी के अवसर पर, चाहे वह बच्चे का जन्मदिन हो या शादी अथवा त्योहार जैसे दिवाली, दशहरा, पोंगल, ओणम, क्रिसमस, ईद, सब में विशेष पकवान बनाए जाते हैं। इस प्रकार भोजन लोगों को परस्पर एक दूसरे से मिलने व मिलाने का अवसर प्रदान कर सामाजिक भूमिका अदा करता है। धार्मिक संदर्भ में भी भोजन का विशिष्ट महत्व एवं अर्थ है। बहुत से खाद्य पदार्थ जैसे कि फल, मिठाइयाँ, नारियल आदि पूजा स्थलों में देवताओं को चढ़ाए भेंट किए जाते हैं। प्रायः ये खाद्य पदार्थ धार्मिक स्थलों में बनाए जाते हैं और प्रसाद के रूप में बांटे जाते हैं। प्रायः किसी एक धर्म विशेष के लोग एक ही प्रकार का भोजन ग्रहण करते हैं और उनकी आहार पद्धति एक सी होती है। ये इसलिए होता है क्योंकि उस धर्म के धार्मिक ग्रंथ और प्रथाएं कुछ खाद्य पदार्थ खाने की अनुमति देते हैं तो कुछ की नहीं। इस प्रकार भोजन हमारे सामाजिक और धार्मिक जीवन का अभिन्न अंग बन जाता है। मनोवैज्ञानिक कार्य। हम सबकी कुछ भावनात्मक ज़रूरतें होती हैं, जैसे कि सुरक्षा, स्नेह, प्यार, अपनापन पाने की ज़रूरत आदि। भोजन एक माध्यम है जिसके द्वारा इन ज़रूरतों को पूरा किया जाता है। जैसे कि जब माँ अपने बच्चे के लिए उसका मनपसंद भोजन बनाती है तो बच्चा इस बात का अनुभव करता है कि माँ उसे प्यार करती है और उसकी पसंद नापसंद का ध्यान रखती है। इसी प्रकार जब हम दूसरों के साथ मिलकर भोजन खाते हैं तो ये हमारी मित्रता और स्वीकृति के प्रतीक का कार्य करती है। अक्सर बच्चे वो भोजन जल्दी ही अपना लेते हैं जिसे उनके दोस्त या अन्य व्यक्ति जिनसे बच्चे को लगाव है खाते हैं। चूंकि बच्ची चाहती है कि उसके दोस्त उसे अपने बीच स्वीकार करें, अतः आरंभ में चाहे उसे वो भोजन अरुचिकर भी लगे किंतु फिर भी वो उसे ग्रहण कर लेती है। ऐसा करने से वो हमउम्र द्वारा स्वीकारा जाता है और उसका आत्मविश्वास भी बढ़ता है। भोजन का हमारी भावनाओं से भी बहुत गहरा संबंध है। उदाहरण के लिए, जब बच्चे द्वारा अच्छा काम करने पर माँ बच्चे को खुश होकर आइसक्रीम या मिठाई देती है।
तो भोजन इनाम का काम भी करता है। इस तरह वह विशेष खाद्य पदार्थ बच्चे के मन में सुखद अनुभूतियां से जुड़ जाता है। दूसरी ओर कुछ भोजन बीमारी से जुड़े हैं, जैसे कि खिचड़ी, चावल, दाल को मिलाकर बनाया जाने वाला व्यंजन एक ऐसा व्यंजन है जो भारत के कई भागों में सामान्यतः बुखार या दस्त इत्यादि में दिया जाता है। अतः हो सकता है ये पसंदीदा भोजन की सूची में ना आए, क्योंकि यह बीमारी से जोड़ लिया गया है और इसीलिए प्रायः कई व्यक्ति स्वस्थ रहने पर इसे खाने में रुचि नहीं रखते। 1.3 पोषण का अर्थ। पोषण विज्ञान की वह शाखा है जिसका मुख्य केंद्र बिंदु भोजन और उससे संबद्ध अन्य पहलुओं का अध्ययन करना है, जैसा कि निम्नलिखित परिभाषा से स्पष्ट है। सरल शब्दों में कहें तो भोजन को मुंह में रखे जाने के पश्चात भोजन का क्या होता है, वह किस प्रक्रिया में गुजरता है, इसे संबंधी अध्ययन को पोषण कहा जाता है। लेकिन इसकी विस्तृत परिभाषा इस प्रकार है: खाद्य पदार्थों, पोषक तत्वों और भोजन में विद्यमान अन्य पदार्थों पोषक तत्वों की क्रिया, अंतःक्रिया और संतुलन का स्वास्थ्य और बीमारी से संबंध, प्राणियों द्वारा भोजन का अंतर्ग्रहण, खाने, पाचन, अवशोषण, अब्जॉर्प्शन, पोषक तत्वों का संवहन, ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, उपयोग और पाचन क्रिया के अंतिम उत्पादों का उत्सर्जन, इन सभी से संबंधित वैज्ञानिक अध्ययन पोषण विज्ञान कहलाता है। इसके अतिरिक्त पोषण अध्ययन में भोजन और उसको ग्रहण करने के सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और मनोवैज्ञानिक पहलू भी सम्मिलित हैं। आइए प्रत्येक पहलू पर विस्तार से चर्चा करें। 1.3.1 पोषक तत्व, क्रिया, अंतःक्रिया और संतुलन। जैसा कि आप जानते हैं कि भोजन में पोषक तत्वों के साथ साथ ऐसे पदार्थ भी पाए जाते हैं जिन्हें अपोषक तत्व कहते हैं। हमारे शरीर को प्रत्येक पोषक तत्व की एक निश्चित मात्रा में आवश्यकता होती है। इसमें से कुछ पोषक तत्वों की अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है तो कुछ की कम मात्रा में कार्बोज, प्रोटीन, वसा और जल की अपेक्षाकृत ज़्यादा मात्रा में आवश्यकता होती है। इसलिए इन्हें स्थूल पोषक तत्व कहा जाता है। विटामिन और खनिज लवण की थोड़ी सी ही मात्रा पर्याप्त होती है, इसलिए इन्हें सूक्ष्म पोषक तत्व कहते हैं। किंतु शरीर को स्वस्थ रखने के लिए प्रत्येक पोषक तत्व अनिवार्य है। प्रत्येक पोषक तत्व का शरीर में महत्वपूर्ण कार्य होता है। प्रत्येक का अपना ही महत्व है। उदाहरण के लिए कैल्शियम एक खनिज लवण है जो शरीर की हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाने में सहायक होता है। ये कैल्शियम की क्रिया, एक्शन है। इसी प्रकार दूसरे पोषक तत्वों का अपना विशिष्ट कार्य होता है। हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाने के लिए एक अन्य लवण फास्फोरस भी आवश्यक होता है। शरीर को कैल्शियम और फास्फोरस दोनों की एक निश्चित मात्रा और अनुपात में आवश्यकता होती है ताकि दांतों और हड्डियों का सामान्य विकास हो सके। इसका मतलब ये हुआ कि हड्डियों और दांतों की सामान्य वृद्धि और उनकी सामान्य संरचना एवं कार्यों को बनाए रखने के लिए इन दोनों पोषक तत्वों के बीच अंतःक्रिया, इंटरैक्शन जरूरी है। संतुलन की संकल्पना को भी कैल्शियम और फास्फोरस के उदाहरण द्वारा समझा जा सकता है। यदि दैनिक आहार में बहुत अधिक फास्फोरस हो तो ये शरीर में कैल्शियम के अवशोषण, अब्जॉर्प्शन को रोकता है। इससे फास्फोरस और कैल्शियम का अनुपात बिगड़ जाता है, यानी उनमें असंतुलन हो जाता है और इसका प्रभाव हड्डियों और दांतों पर पड़ता है। ऐसे खाद्य पदार्थों का सेवन करके जिनसे कैल्शियम और फास्फोरस दोनों सही अनुपात में हों, इस संतुलन को बनाए रखा जा सकता है। इस तरह संतुलन शब्द का अर्थ यह है कि शरीर की सभी पोषक तत्व सही मात्रा और सही अनुपात में प्राप्त होने चाहिए। ये शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आवश्यक है। पोषक तत्वों का संतुलन, उचित संतुलन अच्छे स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है। इस पाठ्यक्रम के खंड 2 की इकाइयों में आप पोषक तत्वों की क्रियाओं, अंतःक्रियाओं और संतुलन के बारे में अधिक विस्तार से पढ़ेंगे। 1.3.2 शरीर द्वारा भोजन और पोषक तत्वों का उपयोग। प्राणी द्वारा भोजन ग्रहण किए जाने के बाद शरीर में भोजन का इस्तेमाल किस प्रकार किया जाता है, आइए इसके बारे में चर्चा करें। हम मुंह में भोजन डालने के बाद इसे चबाते हैं और फिर निगलते हैं। मुंह से भोजन एक भोजन नली से होता हुआ आमाशय में पहुंचता है और फिर वहां से आगे एक लंबी कुंडलीदार नलीनुमा संरचना, जिसे आंत कहते हैं, में पहुंचता है। इस दौरान भोजन का स्वरूप बदल जाता है। शरीर की विभिन्न क्रियाओं द्वारा भोजन सरल पोषक तत्वों में बदल जाता है जिनका शरीर उपयोग, यूटिलाइज कर सकता है। इस प्रक्रिया को पाचन, डाइजेस्शन कहते हैं। पाचन क्रिया पूरी होने के बाद पोषक तत्व उस रूप में परिवर्तित हो जाते हैं जिनका शरीर द्वारा आसानी से उपयोग किया जा सकता है और ये पोषक तत्व आंतों से रक्त में प्रवेश कर जाते हैं। ये प्रक्रिया जिससे सरल पोषक तत्व आंतों से रक्त प्रवाह में प्रवेश करते हैं, अवशोषण, अब्जॉर्प्शन कहलाती है। रक्त प्रवाह द्वारा ये पोषक तत्व शरीर की विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंचाए जाते हैं। कोशिका में इन पोषक तत्वों का उपयोग विशिष्ट कार्यों के लिए किया जाता है। भोजन के पाचन, अवशोषण और उपयोग, यूटिलाइजेशन के बारे में विस्तृत जानकारी आपको इस पाठ्यक्रम के खंड 2 की इकाई 4 में दी जाएगी। 1.3.3 पोषण के सामाजिक, सांस्कृतिक, मनोवैज्ञानिक व आर्थिक पहलू।
कोई भोजन विशेष या आहार पद्धति किसी व्यक्ति विशेष को स्वीकार्य होगी या नहीं, यह आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और मनोवैज्ञानिक पहलुओं पर निर्भर करता है। हो सकता है हम किसी व्यक्ति के लिए कोई पौष्टिक आहार सुझाएं, परंतु सामाजिक सांस्कृतिक कारणों से उसे वो स्वीकार्य न हो। इसीलिए किसी भी व्यक्ति का आहार नियोजन करते समय उस व्यक्ति के सामाजिक परिवेश और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि तथा किसी विशिष्ट खाद्य पदार्थ के प्रति उस व्यक्ति की रुचि अरुचि को ध्यान में रखना चाहिए। इसके अलावा आर्थिक पहलू भी यह निर्धारित करते हैं कि सुझाया गया खाद्य पदार्थ उसकी खरीद पाने की सामर्थ्य की सीमा में है या नहीं। आइए पोषण को प्रभावित करने वाले इन पहलुओं को कुछ विस्तार से समझें। पीपल एस खान पान के सामाजिक और सांस्कृतिक कारक। तक और सांस्कृतिक सम। जैसा कि आप जानते हैं कि सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में भोजन का अपना विशेष महत्व है। हमारी प्राचीन वैदिक परंपरानुसार भोजन को जीवन देने वाला बताया गया है। इसके अतिरिक्त वेदों ने कुछ विशिष्ट खाद्य पदार्थों को विशिष्ट गुणों का प्रतीक माना है। उदाहरण के लिए सात्विक भोजन मानसिक क्षमता व सृजनात्मकता बढ़ाने वाला, ऊर्जा प्रदान करने वाला और प्रसन्नतावर्धक माना गया है। दूध और उससे बने पदार्थ सात्विक भोजन के मुख्य उदाहरण हैं। राजसी भोजन आवेश और कामुकता को बढ़ाने वाला में मछली, अंडा और मांस तथा तामसिक भोजन में सूअर और गाय का मांस आता है, जो हमें आलसी और सुस्त बनाता है। तामसी भोजन में बासी, पुनः गर्म किए गए, बेस्वाद और अशुद्ध खाद्य पदार्थ आते हैं। आजकल के लोगों की समझ इस सोच से बहुत भिन्न है। अब हम में से कई लोग इस बात को नहीं मानते कि प्रतिदिन खाए जाने वाले खाद्य पदार्थ हमारे व्यवहार को किसी विशेष रूप प्रभावित कर सकते हैं। वेदों में दोबारा गर्म किए गए भोजन को बहुत निम्न कोटि का माना गया है, परंतु आज होटलों, ढाबों आदि में ग्राहकों को पुनः गर्म किया गया भोजन ही परोसा जाता है। अब आप समझ गए होंगे कि पोषण विज्ञान का संबंध न केवल शरीर द्वारा पोषक तत्वों के उपयोग से है, बल्कि भोजन की स्वीकृति से भी है। किसी भी समुदाय विशेष के लोगों से यह आशा नहीं की जा सकती कि वे किसी नए खाद्य पदार्थ को केवल इसलिए खाना स्वीकार कर लेंगे क्योंकि वो पौष्टिक है। हमें उस खाद्य पदार्थ को उनके नज़रिए से देखना होगा। क्या उनकी संस्कृति में इस खाद्य पदार्थ के सेवन के लिए मनाही है? क्या समुदाय में उस खाद्य पदार्थ को प्रतिष्ठापूर्ण माना जाता है? यहाँ प्रतिष्ठापूर्ण खाद्य पदार्थों से तात्पर्य है जो महंगे होने के कारण या समाज के उच्च वर्ग वाले लोगों द्वारा खाए जाने के कारण उच्च स्तर वाले खाद्य पदार्थ माने जाते हैं। क्या ऐसे तो नहीं कि समाज के किसी वर्ग विशेष को कोई खाद्य पदार्थ खाने की मनाही हो, जैसे गर्भवती महिलाओं को पपीता न खाने दिया जाता हो? इससे ये पता चलता है कि जब हम भोजन से संबंधित प्रचलनों में सुधार या परिवर्तन की बात करते हैं, तो हमारे लिए व्यक्ति की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को ध्यान में रखना कितना महत्वपूर्ण है। खान पान की मनोवृत्ति, द साइकोलॉजी ऑफ ईटिंग। मनोवैज्ञानिक कारक हमारे खाने के ढंग को काफ़ी प्रभावित करते हैं। आइए इस विषय में नीचे दिए गए उदाहरणों पर विचार करें। उदाहरण का 5 वर्षीय अहमद टेलीविज़न देखने का शौकीन है। वह खाद्य पदार्थों जैसे इंस्टेंट नूडल्स, पेय पदार्थ, टॉफ़ियाँ, चॉकलेट आदि के विज्ञापन प्रतिदिन देखता है। इनसे प्रभावित होकर वह प्रतिदिन इन्हें खाने की जिद करता है। माँ के समझाने के बावजूद कि ये खाद्य पदार्थ स्वास्थ्य के लिए अच्छे नहीं है, वह माँ से उन्हें खरीदने की मांग करता है, इसलिए उसकी माँ उससे नाराज़ रहती है। उदाहरण ख सरला ने हाल ही में एक लड़के को जन्म दिया है। वह गुड़ व तिल से तैयार लड्डू, पंजीरी, गेहूं का आटा, गिरीदार फल, सूखे मेवे, चीनी व घी से बना व्यंजन और घी खुशी खुशी खा लेती है क्योंकि उसका मानना है कि इससे स्तनों में दूध की मात्रा बढ़ेगी। पेय। क्या आपने दोनों उदाहरणों को ध्यानपूर्वक पढ़ा? आपने देखा होगा कि लोगों द्वारा चुना गया भोजन किस प्रकार उनके विचारों से प्रभावित होता है। बहुत से कारक, जैसे कि विज्ञापन और आसपास के लोगों का रवैया, हमारे द्वारा भोजन के चुनाव को प्रभावित करते हैं। हम किस प्रकार का भोजन और कितनी मात्रा में भोजन को खाते हैं, यह इन कारकों द्वारा भी निर्धारित करती हैं। उदाहरण के लिए, हो सकता है एक बालिका अपनी असुरक्षा और हीनता की भावना पर काबू पाने के लिए अधिक मात्रा में खाना खाने लगे। दूसरी तरफ, दूसरी बालिका कम खाना खाकर इसी भावना पर काबू पाना चाहे। इस प्रकार भोजन के प्रति और आसपास के लोगों की प्रति हमारी व्यक्तिगत प्रतिक्रियाएं हमारी खानपान की पद्धति पर काफ़ी मनोवैज्ञानिक प्रभाव डाल सकती हैं। भोजन के आर्थिक पहलू। भोजन खरीदने के लिए धन की आवश्यकता होती है। भोजन पर हम कितना पैसा खर्च कर सकते हैं, यही प्रमुख कारक है जो इस बात को निर्धारित करता है कि हम कितना और क्या खा सकते हैं। दूसरे शब्दों में हम कहें तो हमारे आहार में केवल वही खाद्य पदार्थ शामिल होते हैं जो हमारे आर्थिक सामर्थ्य की सीमा में होते हैं। व्यावहारिक रूप से यह एक महत्वपूर्ण पहलू है। वह व्यक्ति में जो सस्ते खाद्य पदार्थ भी नहीं जुटा पाता, उसे महंगे पोषक खाद्य पदार्थों को खरीदने का सुझाव देना व्यर्थ है। ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति के लिए ऐसे पदार्थों का चयन करना होगा जो उतने ही पौष्टिक हों लेकिन अपेक्षाकृत सस्ते हों।
तथापि ऐसी स्थितियां भी हो सकती हैं कि व्यक्ति में इन सस्ते खाद्य पदार्थों को जुटाने की क्षमता भी ना हो। अतः यह अनिवार्य है कि भोजन, खाद्य पदार्थ ऐसा होना चाहिए जिसे लोग आसानी से खरीद सकें और वो सभी वर्गों के लोगों में समान रूप से वितरित होना चाहिए। भोजन की उपलब्धता एवं उसके समुचित वितरण का विशेष महत्व है। उदाहरण के लिए, भारत में कृषि उत्पादन में लगातार वृद्धि हुई है, परंतु भोजन सभी को उपलब्ध नहीं हो पाता। आज भी कई लोगों को एक वक्त का खाना नहीं मिलता। ये देश की बड़ी आर्थिक समस्याओं में से एक है। देश के सभी व्यक्तियों का अच्छा स्वास्थ्य सुनिश्चित करना हमारा उद्देश्य है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट (NFSA), जो भोजन का अधिकार अधिनियम भी कहलाता है, राइट टू फूड एक्ट को लाना एक प्रमुख उपलब्धि है। इस अधिनियम का लक्ष्य अत्यंत सस्ती दरों या सब्सिडी दरों पर लगभग 2/3 जनसंख्या को खाद्यान्न, मुख्य रूप से अनाज, चावल या गेहूं या मोटे अनाज, मुहैया कराना है। इस लक्ष्य को लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम (PDS) के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। PDS के अंतर्गत स्थानीय दुकानों का एक व्यापक नेटवर्क है जिन्हें राशन या उचित दर की दुकानें भी कहते हैं। इस अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लाभार्थियों को प्रति व्यक्ति प्रतिमाह 5 किग्रा अनाज या मौजूदा अंत्योदय अन्न योजना आय, जो अत्यंत निर्धन परिवारों के लिए है, के अनुसार प्रतिमाह प्रति परिवार 35 किग्रा अनाज प्रदान करने का प्रावधान है। सरकार द्वारा दिए जाने वाले खाद्यान्नों या आहारों की आपूर्ति न होने की स्थिति में हकदार लाभार्थियों को खाद्य सुरक्षा भत्ता दिए जाने का प्रावधान भी है। योजक चिन्ह राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में एकीकृत बाल विकास सेवा योजना इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज स्कीम (ICDS) और मध्याह्न भोजन योजना मिड डे मील स्कीम (MDM) के अंतर्गत निर्धारित पोषणात्मक मानदंडों के अनुसार महिलाओं व बच्चों को पोषण सहायता प्रदान करने का प्रावधान भी शामिल है। गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाएं कम से कम 6,000 रु का मातृत्व लाभ प्राप्त करने की हकदार भी होंगी। इस महत्वपूर्ण अधिनियम बावजूद हमें विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ की सहायता निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम का मुख्य केंद्र बिंदु अनाज है। हम ये कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं कि लाभार्थियों को अन्य खाद्य वर्गों के खाद्य पदार्थ, जो कुपोषण को समाप्त करने के लिए जरूरी हैं, प्राप्त हो रहे हैं या नहीं? क्या दालों और तिलहनों, फलों व सब्जियों आदि के उत्पादन में वृद्धि करने की आवश्यकता है? लोगों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हमें कितनी पैदावार करनी चाहिए? क्या सूखा पड़ने के समय अनाजों का आयात किया जाना चाहिए? खाद्यान्नों के विशाल भंडारों की ज़रूरत है। अतः खाद्यान्नों का भंडारण करने के मुद्दे को कैसे सुलझाया जा सकता है? हम ये कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं कि भोजन सभी वर्गों के लोगों तक पहुंचे? क्या हमारे पास पर्याप्त संख्या में राशन की दुकानें हैं और क्या सार्वजनिक वितरण पर्याप्त रूप से हो रहा है? PDS तंत्र में भ्रष्टाचार को कैसे समाप्त किया जा सकता है? इन मुद्दों को सुलझा पाना इतना आसान नहीं है। इसमें समय लगेगा और इसके लिए आयोजकों, किसानों, खाद्य उत्पादों के आपूर्तिकर्ताओं और उपभोक्ता के संयुक्त रूप से समन्वित प्रयास करने होंगे। 1.4 पोषण और स्वास्थ्य में अंतःसंबंध। पोषण और स्वास्थ्य का घनिष्ठ संबंध है। वस्तुतः अच्छा पोषण अच्छे स्वास्थ्य की बुनियाद है, अर्थात अच्छे स्वास्थ्य के लिए उचित पोषण का होना अनिवार्य है। सामान्य विकास तथा जीवन पर्यंत स्वस्थ रहने के लिए उचित प्रकार का भोजन उपयुक्त मात्रा में लेना जरूरी है। यदि आहार अपर्याप्त होगा तो व्यक्ति का स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। हो सकता है कि शरीर का कोई अंग ठीक प्रकार से कार्य न करे या व्यक्ति को कोई बीमारी हो जाए। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 4, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4, NFHS 4, 2015-16 के अनुसार 5 वर्ष से कम आयु के 38% बच्चों की लंबाई आयु के अनुसार कम है, अर्थात वे स्टंटिंग से ग्रस्त हैं। 21% बच्चों का वजन उनके कद की तुलना में कम होता है, यानी वे अत्यधिक पतले होते हैं, अर्थात वेस्टिंग से ग्रस्त है। और 36% बच्चे आयु के अनुरूप अल्प वजन अंडरवेट वाले हैं। स्वस्थ बच्चों की तुलना में इन बच्चों को बाल्यावस्था संक्रमणों से ग्रस्त होने की संभावना ज़्यादा रहती हैं। इस पाठ्यक्रम के खंड 2 और 5 में आप विभिन्न पोषक तत्वों द्वारा शरीर में किए जाने वाले कार्यों तथा इन्हें उचित मात्रा में ग्रहण न करने से होने वाले हानिकारक प्रभावों, रोगों के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। पोषण व्यक्ति के स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों में एक है, अतः उचित खाद्य पदार्थों को उचित मात्रा में ग्रहण करना अनिवार्य हो जाता है। यदि भोजन उचित प्रकार का ना हो तो किसी एक या अधिक पोषक तत्वों की कमी या अधिकता से स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव पड़ेगा। यद्यपि अच्छे स्वास्थ्य के लिए आहार निर्णायक कारक होता है, परंतु केवल यही काफ़ी नहीं है। उचित पोषण अनिवार्य तो है,
परंतु अनुकूल स्वास्थ्य के लिए पर्याप्त नहीं खाया जाने वाला भोजन केवल पौष्टिक ही नहीं अपितु स्वच्छ व हानिकारक कीटाणुओं से मुक्त भी होना चाहिए। यदि ऐसा नहीं होगा तो पौष्टिक होने के बावजूद उस भोजन का सेवन करने वाला व्यक्ति बीमार पड़ जाएगा। व्यक्ति के आसपास का वातावरण भी उतना ही महत्व रखता है। यदि व्यक्ति किसी संक्रमण से ग्रस्त जाए तो समुचित भोजन लेने के बाद भी उसका स्वास्थ्य प्रभावित होगा। अच्छे स्वास्थ्य के लिए अच्छा पोषण अनिवार्य है। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, हमारे लिए कुपोषण शब्द को जानना आवश्यक है। कुपोषण क्या है? पोषक तत्वों की कमी, अल्पोषण, अतिरिक्तता, अतिपोषण अथवा उनमें असंतुलन कारण व्यक्ति के स्वास्थ्य को होने वाली हानि कुपोषण कहलाती है। दूसरे शब्दों में कुपोषण अल्पोषण और अतिपोषण दोनों ही से संबद्ध हैं। अल्पोषण से तात्पर्य है शरीर में एक या एक से अधिक पोषक तत्वों की कमी और अतिपोषण से तात्पर्य है शरीर में एक या एक से अधिक पोषक तत्वों की अतिरिक्तता। ध्यान रखिए, अतिपोषण और अल्पोषण दोनों से ही स्वास्थ्य पर कुप्रभाव पड़ता है। हमारे देश में पोषण संबंधी अनीमिया अल्पोषण का प्रमुख उदाहरण है। भारत में ये स्त्रियों और बच्चों विशेषकर गर्भवती स्त्रियों में तथा शाला पूर्व बच्चों में बहुत अधिक पाया जाता है। रक्त में हीमोग्लोबिन का स्तर सामान्य से कम होना अनीमिया कहलाता है। शायद आप जानते होंगे कि हीमोग्लोबिन रक्त को लाल रंग देने वाला वर्णक होता है तथा शरीर की सभी कोशिकाओं में ऑक्सीजन पहुंचाने का कार्य करता है। अनीमिया से ग्रस्त व्यक्ति को कमजोरी अनुभव होती है, उसकी शारीरिक कार्य करने की क्षमता बहुत कम हो जाती है। इसके अन्य लक्षण हैं थकावट होना, चक्कर आना, काम करने पर सांस फूलना, नींद न आना तथा भूख कम होना। अनीमिया लौह तत्व, फोलिक अम्ल तथा विटामिन बी की कमी से हो सकता है। इसके बारे में आप अधिक विस्तार से इस पाठ्यक्रम के खंड 5 की इकाई 16 में पढ़ेंगे। डोट अत्यधिक पोषण से होने वाली एक आम बीमारी है मोटापा, ओबेसिटी, अर्थात शरीर का वजन बहुत अधिक हो जाना है, ओवरवेट। जब व्यक्ति अपनी प्रतिदिन की क्रियाओं के लिए आवश्यक ऊर्जा से अधिक ऊर्जा ग्रहण करता है तो उसके शरीर में वसा एकत्रित हो जाती है तथा उसके शरीर का भार बढ़ जाता है। यदि भार बहुत अधिक बढ़ जाए तो व्यक्ति मोटापे, ओबेसिटी से ग्रस्त हो जाता है। हम में से अधिकांश लोग इसे गंभीर बीमारी नहीं मानते हैं। हमें भार अधिक होने से केवल शरीर का आकार बिगड़ जाने और फिगर खराब होने का भय लगता है। ज़्यादा से ज़्यादा हम ये सोचते हैं कि शरीर का वजन बढ़ने से हमारी कार्य करने की क्षमता या खेलों में भाग लेने की क्षमता कम हो जाती है, परंतु सच तो यह है कि मोटापे के कारण शरीर पर इससे भी कहीं अधिक हानिकारक प्रभाव पड़ते हैं। मोटे व्यक्तियों में हृदय रोग व मधुमेह होने की संभावना अधिक रहती है। गर्भावस्था, प्रसव तथा शल्य चिकित्सा के दौरान मोटे व्यक्ति को ज़्यादा खतरा रहता है। मोटापे के कारण से श्वसन संबंधी विकार भी हो सकते हैं क्योंकि अधिक भार श्वसन तंत्र पर दबाव पड़ता है। अतः यदि आप अपने बच्चे का भार ज़रूरत से अधिक बढ़ते हुए देखते हैं तो सावधान हो जाएं। ऐसा भी हो सकता है कि व्यक्ति में किसी एक पोषक तत्व की कमी और किसी एक पोषक तत्व की अधिकता दोनों के ही लक्षण दिखाई दें। उदाहरण के लिए, मोटे व्यक्ति में आवश्यकता से अधिक ऊर्जा ग्रहण करने के बावजूद कभी कभी कुछ पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। 1.5 पोषण स्तर। पोषण स्तर से तात्पर्य व्यक्ति के स्वास्थ्य की उस स्थिति से है जो कि पोषक तत्वों को ग्रहण करने तथा शरीर द्वारा उनके उपयोग के परिणामस्वरूप उत्पन्न होती है। दूसरे शब्दों में, पोषण स्तर व्यक्ति के स्वास्थ्य की वह स्थिति जो व्यक्ति के द्वारा सेवन किए जाने वाले आहार में पोषक तत्वों से निर्धारित होती है। अच्छे पोषण स्तर का अर्थ है कि पोषक तत्व उपयुक्त व पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं, न अधिक हैं और न ही कम, जो कि अच्छे स्वास्थ्य के लिए अनिवार्य है। दूसरी ओर, निम्न पोषण स्तर होने का अर्थ है कि शरीर में एक या अधिक पोषक तत्वों की अधिकता और या कमी है। उपर्युक्त परिभाषा से ये तथ्य उभरता है कि व्यक्ति का पोषणात्मक स्तर न केवल आहार में पोषक तत्वों के अंतर्ग्रहण की मात्रा पर निर्भर करता है, बल्कि शरीर में पोषक तत्वों के अवशोषण तथा उपयोग से भी प्रभावित होता है। अगले भाग में दिए गए कुपोषण और संक्रमण के अंतःसंबंध के विवरण को पढ़ने के बाद आपको ये बात अधिक स्पष्ट हो जाएगी। पोषण और स्वास्थ्य के बीच घनिष्ठ संबंध को देखते हुए व्यक्ति विशेष, समुदायों तथा समस्त जनसंख्या के पोषण स्तर, न्यूट्रिशनल स्टेटस का निर्धारण करना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। किसी व्यक्ति के पोषण स्तर का निर्धारण किस प्रकार किया जा सकता है? इसके लिए आपको निम्नलिखित जानकारी एकत्रित करनी होगी। व्यक्ति किस प्रकार का आहार खा रहा, व्यक्ति को क्या कोई बीमारी या बीमारियां हुई थीं, वर्तमान में क्या वो किसी बीमारी से ग्रस्त है, क्या व्यक्ति में बीमारी के कोई लक्षण दिखाई दे रहे हैं जैसे कि रक्तस्राव या त्वचा का बदरंग होना। रक्त तथा मूत्र में पोषक तत्वों या अन्य पदार्थ कितनी मात्रा स्तर में है, इसकी जांच रक्त और मूत्र परीक्षणों द्वारा की जा सकती है। आइए एक उदाहरण देखें। मान लीजिए यदि आप देखते हैं कि किसी बच्चे के मसूड़े फूले हुए हैं तथा उनमें खून बह रहा है तो ये स्कवी का महत्वपूर्ण नैदानिक लक्षण है।
इसके विषय में आप इस पाठ्यक्रम के खंड 5 की इकाई 17 में पढ़ेंगे। स्कवी विटामिन सी की कमी से होने वाली एक विसंगति है। यदि व्यक्ति पर्याप्त मात्रा में विटामिन सी नहीं लेता है तो उसके रक्त में इसकी मात्रा स्तर कम हो जाती है। अतः इस बात की पुष्टि के लिए कि बच्चे में विटामिन सी की कमी है या नहीं, आप बच्चे के रक्त की जांच करवाएं। साथ में उसके आहार का भी विश्लेषण करें कि उसके आहार में पर्याप्त मात्रा में विटामिन सी युक्त खाद्य पदार्थ शामिल हैं या नहीं। विटामिन सी की कमी की पुष्टि होने के बाद उपचार किया जाता है। यदि उपचार न किया जाए तो स्थिति और अधिक गंभीर हो सकती है। उपचार न करवाने पर आंतरिक रक्तस्राव के कारण इस विसंगति से मृत्यु तक हो सकती है। उपरोक्त वर्णित क्रम में भिन्नता भी हो सकती है। ये भी संभव है कि बच्चे में विटामिन सी की कमी का कोई विशिष्ट लक्षण न दिखाई दे, अर्थात उसमें कोई भी नैदानिक लक्षण न हो, परंतु हो सकता है कि आपको लगे कि बच्चे के आहार में विटामिन सी युक्त खाद्य पदार्थ कम मात्रा में हैं और आप इस आधार पर उसके रक्त की जांच करवाएं। यदि जांच से पता चलता है कि बच्चे में विटामिन सी की मात्रा कम है तो हम कह सकते हैं कि बच्चा विटामिन सी की कमी के लक्षणहीन रूप सबक्लिनिकल फॉर्म ऑफ विटामिन सी डेफिशिएंसी से ग्रस्त है। ऐसी स्थिति में भी उपचार कराना चाहिए। 1.6 कुपोषण व संक्रमण में अंतःसंबंध। आपने देखा होगा कि कमज़ोर बच्चे जल्दी बीमार पड़ते हैं। कुपोषण से ग्रस्त बच्चों को संक्रमण होने की संभावना अधिक होती है। इसके विपरीत ये भी सत्य है कि खसरा, अतिसार, डायरिया, काली खांसी, वूपिंग कॉफ जैसे संक्रमणों से भी कुपोषण हो सकता है। कुपोषण और संक्रमण के बीच संबंध को एक दुष्चक्र के रूप में दर्शाया जा सकता है। संक्रमण दुष्चक्र का अर्थ है कि एक पहलू दूसरे पहलू का कारण बनता है, अर्थात एक पहलू विद्यमान होने पर दूसरे पहलू की संभावना हो सकता है और इस श्रृंखला को तोड़ना अत्यंत कठिन है। कुपोषण से संक्रमण होने का खतरा बढ़ सकता है और संक्रमणों से कुपोषण हो सकता है। ये किस प्रकार होता है? यह आपको उपभाग 1, 6.1 और 1.6.2 को पढ़ने में अधिक स्पष्ट हो जाएगा। हम ये भी जानते हैं कि कुपोषण तथा संक्रमण दोनों ही स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव डालते हैं। जब ये दोनों स्थितियां, कुपोषण और संक्रमण, किसी व्यक्ति में एक साथ होती हैं तो इनके कारण व्यक्ति के स्वास्थ्य पर जो प्रभाव पड़ता है या क्षति होती है वो केवल कुपोषण या केवल संक्रमण होने की तुलना में कहीं ज़्यादा हानिकारक होता है। जब कुपोषण और संक्रमण दोनों से व्यक्ति एक साथ ग्रस्त होता है तो प्रत्येक की गंभीरता बढ़ जाती है। आइए इसे अच्छी तरह समझने के लिए निम्नलिखित उदाहरण देखें। कल्पना कीजिए कि एक बालिका प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण तथा अतिसार संक्रामक रोग दोनों से ग्रस्त है। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण शरीर में प्रोटीन और ऊर्जा की कमी से होने वाले कुपोषण की स्थिति है तथा इस स्थिति में अधिकतर संक्रमण भी हो जाते हैं। इस पाठ्यक्रम की खंड 5 की इकाई 15 में आप प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। अतिसार, डायरिया में पानी जैसे पतले दस्त आते हैं। इस दौरान पेट में दर्द, कमजोरी, ज्वर और उल्टियां भी हो सकती हैं। अतिसार का विस्तृत विवरण इस पाठ्यक्रम की खंड 7 की इकाई 22 में दिया गया है। हमारे देश में छोटे बच्चों 0-6 वर्ष में प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण तथा अतिसार यानी दोनों एक साथ होना बहुत आम बात है। जब ये दोनों स्थितियां एक साथ हो जाती हैं तो प्रत्येक की गंभीरता बढ़ जाती है तथा बच्चे का स्वास्थ्य स्थिति और अधिक बिगड़ जाती है। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण, प्रोटीन एनर्जी मैलन्यूट्रिशन (PEM) ग्रस्त बच्चे की तुलना में यदि स्वस्थ बच्चे को अतिसार हो जाता है तो उसकी स्वास्थ्य की स्थिति इतनी खराब नहीं होगी। बीमारी होने पर PEM से ग्रस्त बच्चे की तुलना में स्वस्थ बच्चा बीमारियों से जल्दी ठीक होगा। दूध पिलाया जाता, उसे पूरक आहार। कुपोषण तथा संक्रमण के इस दुष्चक्र के कारण हमारे देश में बच्चे बीमारियों से अधिक ग्रस्त होते हैं तथा उनकी मृत्यु दर भी अधिक है। निर्धन समुदायों में बीमारी और मृत्यु दर अधिक होता है। ऐसे मामलों में कुपोषण और संक्रमण के हानिकारक प्रभाव अक्सर गंभीर और स्थायी दीर्घकालिक होते हैं। उदाहरण के लिए आइए देखें कि गांव के निम्न आर्थिक वर्ग की बालिका के साथ जन्म से लेकर वयस्क होने तक आमतौर पर क्या गुजरती है। जन्म के समय बालिका का वजन 2.5 किलोग्राम से काफ़ी कम होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि जन्म के समय 2.5 किलो से कम भार वाले बच्चों को कम जन्म भार वाले बच्चे लो बर्थ वेट बेबीज कहा जाता है। खंड 3 की इकाई 9 को पढ़ने के बाद आप जन्म भार कम होने के कुप्रभावों के बारे में जानेंगे। कम जन्म भार वाली उस ग्रामीण बालिका को 6 महीने की होने के बाद भी केवल माता का है। 6 माह के बाद बच्चे के लिए केवल मां का दूध पर्याप्त नहीं होता, भी देना जरूरी है, परंतु पूरक आहार देने का सामर्थ्य माता पिता में नहीं होता। परिणामस्वरूप निर्धनता के कारण बच्ची को लंबे समय तक केवल मां का दूध ही दिया जाता है। इस प्रकार मां के दूध के साथ साथ पूरक आहार समय पर न शुरू किए जाने के कारण
अर्थात स्तनपान के अलावा अतिरिक्त खाद्य पदार्थ खिलाना प्रारंभ करने में विलंब की वजह से वह कुपोषण से ग्रस्त हो जाती है। वातावरण में गंदगी तथा अस्वच्छता के कारण बालिका को बार बार अतिसार और श्वसन संबंधी संक्रमण हो जाते हैं। इन संक्रमणों के कारण उसे भूख कम लगती है, जिससे वह कम मात्रा में भोजन खाती है। परिणामस्वरूप उसमें पोषणहीनताएं बढ़ जाती हैं। भोजन की कमी और संक्रमण के इस दुष्चक्र के कारण बालिका का स्वास्थ्य और गिर जाता है। अतः निम्न पोषण और निम्न स्वास्थ्य स्तर की यह बालिका अगर जीवित रह पाती है तो वो निम्न स्वास्थ्य वाली कुपोषित महिला के रूप में विकसित होती है। इस दुख व अभावग्रस्त स्थिति को दूर करने के लिए हमारे देश में विशेषकर आदिवासी, ग्रामीण व शहरी निम्न स्तर के वर्गों के लोगों के लिए पोषण और स्वास्थ्य कार्यक्रम चलाए जाते हैं। इन कार्यक्रमों के बारे में आप खंड 6 की इकाइयों 18 और 19 में विस्तार से पढ़ेंगे। 1.6.1 कुपोषण का संक्रमण पर प्रभाव। आइए देखें कि किस प्रकार कुपोषण से ग्रस्त होने पर व्यक्ति की संक्रमणों से ग्रस्त होने की संभावना बढ़ जाती है। क. शरीर में प्रतिरक्षी एंटीबॉडी के उत्पादन में कम। जिस बालिका को पर्याप्त भोजन मिलता है और सुपोषित होती है, उसके शरीर में रोगाणुओं लड़ने वाले पदार्थ यानी प्रतिरक्षी को पर्याप्त मात्रा में उत्पन्न करने की क्षमता होती है। परिणामस्वरूप ऐसे बच्चे को संक्रमण कम होता है और अगर होता भी है तो शीघ्र ठीक हो जाता है यदि बालिका कुपोषित हो। विशेषकर गंभीर प्रोटीन ऊर्जा, कुपोषण या विटामिन ए की कमी से तो शरीर में प्रतिरक्षी का उत्पादन बहुत कम हो जाता है। इसके कारण बालिका की रोग प्रतिरोधक क्षमता डिजीज फाइटिंग कैपेसिटी कम हो जाती है तथा वो संक्रमणों का शिकार अधिक व जल्दी होती है। ख. त्वचा तथा श्लेष्मा झिल्ली म्यूकस मेम्ब्रेन की सुदृढ़ता पर प्रभाव। एक सुपोषित बच्चे व्यक्ति में त्वचा, श्लेष्मा झिल्ली तथा अन्य ऊतक सुरक्षा कवच हैं जो संक्रमण फैलाने वाले जीवाणुओं को शरीर में प्रवेश करने से रोकते हैं। ये ऊतक संक्रमण को रोकने का कार्य करते हैं, परंतु प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण से ग्रस्त बच्चे में ये सुरक्षा कवच बहुत कमजोर हो जाते हैं। श्लेष्मा का स्राव कम हो जाता है, जिससे श्लेष्मा झिल्ली पारगम्य परमिएबल हो जाती है, जिसमें संक्रमण फैलाने वाले जीवाणुओं का शरीर में प्रवेश आसान हो जाता है और संक्रामक जीवाणुओं को वृद्धि के लिए परिवेश मिलता है। यही कारण है कि कुपोषित बच्चे आसानी से संक्रमण का शिकार हो जाते हैं। ग. कुपोषण और कृमि ग्रसन। पाचन के दौरान पाचन नली की दीवारों की मांसपेशियों की गतिशीलता के कारण ग्रहण किया गया भोजन पाचन नली में आगे की ओर ढकेला जाता है। इसके बारे में विस्तार से आप इस पाठ्यक्रम के खंड 2 की इकाई 4 में पढ़ेंगे। सामान्य पाचन के लिए पाचन नली की मांसपेशियों की समुचित गतिशीलता महत्वपूर्ण है। कुपोषित व्यक्ति में यह गतिशीलता कम हो जाती है, अतः पाचन नली में भोजन धीमी गति से आगे बढ़ता है, जिसके परिणामस्वरूप व्यक्ति के शरीर में प्रवेश हुए कृमियों, यदि कोई हों तो, को बहुगुणित होने के लिए अधिक समय मिल जाता है। ये कृमि भोजन के साथ उसी समय या पहले कभी शरीर में घुस जाते हैं। अतः कृमिग्रसन जैसे गोल कृमिग्रसन अधिक गंभीर हो जाता है। इसके अतिरिक्त कुपोषित व्यक्तियों में पाचन तंत्र के संक्रमणों की गंभीरता तथा अवधि भी अधिक होती है। अब तक आपने जाना कि किस प्रकार कुपोषण से संक्रमण हो सकते हैं या संक्रमण की गंभीरता बढ़ सकती है। हमने कुपोषण तथा संक्रमण के बीच संबंध की चर्चा एक दुष्चक्र के रूप में की। आइए अब देखें कि संक्रमण किस प्रकार पोषण स्तर को प्रभावित करते हैं। 1.6.2 संक्रमण का पोषणात्मक स्तर पर प्रभाव। जैसा कि आप जानते हैं कि पोषण स्तर व्यक्ति के स्वास्थ्य की वह स्थिति है जो शरीर द्वारा पोषक तत्वों का उपयोग करने की प्रक्रिया से प्रभावित होती है। संक्रमण किस प्रकार शरीर द्वारा पोषक तत्वों के उपयोग करने की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं? पोषण तत्वों के अंतर्ग्रहण पर इनका क्या प्रभाव पड़ता है? इस उपभाग में इन पहलुओं पर चर्चा की गई है। आइए सबसे पहले भोजन के अंतर्ग्रहण पर संक्रमण के प्रभाव के बारे में पढ़ें। क. भोजन के अंतर्ग्रहण में कमी। जब भी बालिका को अतिसार या श्वसन संबंधी संक्रमण हो जाते हैं तो इनका सबसे पहला प्रभाव होता है बालिका की भूख कम होना। प्रायः बालिका खाना पसंद नहीं करती या उसे पचा नहीं पाती है, अतः वह कम मात्रा में भोजन खाती है, अर्थात आहार अंतर्ग्रहण कम हो जाता है। इसके अतिरिक्त संक्रमण के उपचार के लिए बच्चे को जो प्रतिजैविकी दवाइयाँ एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं, उनके कारण भी बच्चे की भूख कम हो जाती है, जिससे उसके द्वारा खाए जाने वाले भोजन की मात्रा और कम हो जाती है। हमारे देश में ऐसी प्रथा है कि जब बच्चे को कोई संक्रमण या बीमारी होती है तो उसके भोजन पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। उदाहरण के लिए अतिसार में ठोस आहार तथा दूध पर रोक लगा दी जाती है। ये प्रचलन ठीक नहीं है। इसके हानिकारक प्रभाव होते हैं, क्योंकि वास्तव में तो संक्रमण से हुई क्षति से उभरने के लिए अच्छा आहार लेना बहुत आवश्यक है। अल्पपोषित बच्चे को संक्रमण के दौरान जब कम आहार मिलता है तो उसकी स्थिति और भी बिगड़ जाती है। ऐसा अधिकतर निम्न सामाजिक आर्थिक वर्गों में होता है।
पोषक तत्वों का अंतर्ग्रहण और कम होने से बच्चे का पोषण स्तर और ज़्यादा गिर जाता है। ख। पोषक तत्वों के अवशोषण पर प्रभाव। पोषक तत्वों के ग्रहण करने के बावजूद यह जरूरी नहीं है कि शरीर को उनकी प्राप्ति हो। भोजन के पाचन के उपरांत जब पोषक तत्व रक्त में अवशोषित होते हैं तभी शरीर उनका उपयोग कर सकता है। इसके बारे में विस्तार से आप अगले खंड की इकाई 4, 5, 6 तथा 7 में पढ़ेंगे। किसी भी पोषक तत्व के अवशोषण में कमी आने से शरीर में उस विशिष्ट पोषक तत्व की कमी हो जाती है। ये देखा गया है कि अतिसार, खसरा तथा श्वसन संबंधी रोग या संक्रमण होने पर पोषक तत्वों का अवशोषण कम हो जाता है। इन स्थितियों में पोषक तत्वों की ग्रहण की गई मात्रा का केवल 60-70% भाग ही शरीर को उपलब्ध हो पाता है। कृमि ग्रसन की स्थिति में भी जैसे कि गोल कृमि होने पर पोषक तत्वों का अवशोषण कम हो जाता है, जिससे स्वास्थ्य पर कुप्रभाव पड़ता है। ग। प्रोटीन की हानि, क्षतः कुछ संक्रमणों तथा ज्वर में कुछ पोषक तत्वों का, विशेषकर प्रोटीन का शरीर से निष्कासन होता है। इस कारण संक्रमण तथा ज्वर के दौरान प्रोटीन को आवश्यकता अपने आप बढ़ जाती है। इस प्रकार बच्चे के पोषण स्तर पर संक्रमणों का काफ़ी प्रभाव पड़ता है। गरीब परिवारों के बच्चों को जिन्हें आमतौर पर कम व अपर्याप्त आहार मिलता है, संक्रमण के प्रभाव और भी अधिक गंभीर हो सकते हैं। योजक चिन्ह डॉट। आइए अब बच्चों को होने वाले 2 आम संक्रमणों अतिसार तथा खसरे के दौरान पोषण स्तर पर प्रभाव के बारे में जानकारी प्राप्त करें। खसरे में शरीर में पोषक तत्वों का अवशोषण काफ़ी कम हो जाता है। पहले से अपर्याप्त आहार लेने वाले बच्चों में खसरा होने के कारण विटामिन ए की कमी बढ़ जाती है, क्योंकि इस बीमारी के दौरान विटामिन ए का अवशोषण कम हो जाता है। इस कारण खसरा होने से अंधता भी हो सकती है। खसरे से बालिका बहुत कमज़ोर व दुर्बल हो जाती है। साथ ही साथ खसरे के बाद बहुत सी अन्य जटिलताएं के प्रति संवेदनशील भी हो जाती है। दस्त लगने पर भूख काफ़ी कम हो जाती है। इस कारण बालिका ठीक से खा नहीं पाती। इसके अतिरिक्त ये सोचकर कि बालिका को खाना खिलाने से दस्त अधिक ना हो जाए, उसके भोजन पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। निःसंदेह बालिका द्वारा भोजन के अंतर्ग्रहण की मात्रा कम हो जाती है, जिससे उसका पोषण स्तर गिर जाता है। चूंकि दस्त के दौरान भोजन पाचन तंत्र में कम समय के लिए रहता है, अतः पोषक तत्वों का अवशोषण अब्जॉर्प्शन भी कम हो जाता है। इसके अतिरिक्त दस्त लगने पर काफ़ी मात्रा में शरीर से तरल पदार्थ बाहर निकल जाते हैं। तरल पदार्थ के साथ साथ सोडियम तथा पोटेशियम जैसे खनिज लवणों, जिन्हें विद्युत अपघटक इलेक्ट्रोलाइट्स भी कहा जाता है, की हानि हो जाती है। तरल पदार्थों तथा खनिज लवणों की हानि के कारण निर्जलीकरण हो जाता है। यह निर्जलीकरण ही दस्त से पीड़ित बच्चों में उच्च मृत्यु दर का कारण है। गांवों तथा शहर की मलिन बस्तियों में बच्चे अधिकतर दस्त का शिकार हो जाते हैं, जिससे उनके वजन तथा पोषण स्तर में काफ़ी गिरावट आती है। 1.7 सारांश। कोई भी पदार्थ जो शरीर को पोषित करता है भोजन कहलाता है। भोजन के कई विशिष्ट कार्य हैं। ये शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, शरीर निर्माण में सहायता करता है, बीमारियों से रक्षा करता है तथा शारीरिक प्रक्रियाओं को नियंत्रित करता है। इसके अतिरिक्त भोजन के माध्यम से हम एक दूसरे के समीप आते हैं। ये भावनाएं व्यक्त करने का भी एक साधन है। पोषण विज्ञान के अंतर्गत भोजन और भोजन खाने के बाद शरीर में उस पर हुई संपूर्ण और के बाद में उस पर हुई संपूर्ण प्रक्रिया व भोजन के शरीर द्वारा उपयोग का अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत हमारी भोजन पद्धति पर सामाजिक, मनोवैज्ञानिक और आर्थिक कारकों के प्रभाव का अध्ययन भी शामिल है। इस इकाई में पोषण विज्ञान के अध्ययन के विभिन्न पहलुओं का वर्णन किया गया है। इसके अतिरिक्त यहाँ ये भी बताया गया है कि पोषण और स्वास्थ्य में घनिष्ठ संबंध है। उचित भोजन को पर्याप्त मात्रा में ग्रहण किए बिना अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त नहीं किया जा सकता है। पोषण स्तर व्यक्ति के स्वास्थ्य की वह स्थिति है जो पोषक तत्वों के अंतर्ग्रहण तथा शरीर में उनके उपयोग के परिणामस्वरूप उत्पन्न होती है। कुपोषण तथा संक्रमण घनिष्ठ रूप से संबद्ध हैं। कुपोषण से बच्चे की बीमारियों से लड़ने की शक्ति को कम होने से उसमें संक्रमण की संभावना बढ़ जाती है। दूसरी तरफ संक्रमण की वजह से कुपोषण हो सकता है, क्योंकि संक्रमण के कारण भूख कम लगती है और फलस्वरूप भोजन अंतर्ग्रहण की मात्रा में कमी हो जाती है। कई बार प्रचलित अंधविश्वासों के कारण संक्रमण के दौरान आहार पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। साथ ही पोषक तत्वों का शरीर में अवशोषण भी कम हो जाता है। इस तरह कुपोषण तथा संक्रमण एक दुष्चक्र का रूप धारण कर लेते हैं। हमारे देश के कई बच्चे संक्रमण तथा कुपोषण से एक साथ ग्रस्त होते हैं। अतः इन दोनों स्थितियों का मिला जुला प्रभाव बच्चे के स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक होता है। नमस्कार, हमारे इग्नू ऑडियो बुक्स चैनल पर आपका स्वागत है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय